दोस्तों, भारत एक ऐसा मार्केट है जहां बड़ी से बड़ी कंपनियां व्यापार करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ जो कंपनी चल गई वो समझो चमक गए। क्योंकि यहाँ पर सबसे ज्यादा कस्टमर्स हैं जो तरह तरह की कंपनीज के प्रोडक्ट्स खरीदते और यूज करते हैं। और अगर एक बार उपभोक्ता का किसी कंपनी या ब्रांड पे भरोसा कायम हो गया तो कस्टमर उस कंपनी और ब्रांड को आंख बंद करके खरीदता और यूज करता है। आज के समय में भारतीय बाजार में तमाम ऐसे ब्रांड्स और कंपनीज हैं जो अरबों खरबों का कारोबार कर रही हैं। लेकिन आज की हमारी वीडियो उन ब्रांड्स और कंपनीज पर है जो एक समय भारतीय बाजार के चमकते सितारे थे, लेकिन आज के समय में वो कहीं टूट के बिखर चुके हैं। तो दोस्तों, भारतीय बाजार की मशहूर कंपनीज के अर्श से फर्श तक के सफर को जानने के लिए बने रहे हमारे साथ वीडियो के अंत तक। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं इंडिया की उस कंपनी की जिसका गांव की कच्ची पगडंडी से लेकर शहर की पक्की सड़क तक एक तरफा राज हुआ करता था। क्या बूढ़े, क्या जवान और क्या ही बच्चे, हर कोई इस कंपनी की साइकिल का दीवाना था। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं इंडिया की साइकिल किंग एटलस के। दोस्तों, ये वो दौर था जब देश की आजादी के ठीक बाद चारों तरफ विकास की दरकार थे। कच्चे रास्ते हुआ करते थे और लोग आने जाने के लिए बैलगाड़ी और घोड़ा गाड़ी का इस्तेमाल करते थे। और जो बैलगाड़ी अफोर्ड नहीं कर सकते थे वो पैदल ही अपनी मंजिल की ओर निकल पड़ते थे। और तब आम लोगों की इसी परेशानी को जानकीदास कपूर ने समझा। जानकीदास कपूर ने कम बजट में साइकिल बनाने का सपना देखा ताकि गरीब से गरीब आदमी उनकी उस साइकिल को खरीद सके। और फिर इस सपने को पूरा करने के लिए उन्होंने 1951 में एटलस साइकिल कंपनी की शुरुआत की। पहले ही साल कंपनी ने 12,000 साइकिल्स का प्रोडक्शन किया और इसके बाद से कंपनी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। 1958 में एटलस ने इंटरनेशनल मार्केट में कदम रखा और उसके बाद उन्होंने मिडिल ईस्ट, म्यांमार और साउथ अफ्रीका समेत कई देशों में अपनी साइकिल्स को एक्सपोर्ट किया। 1965 तक एटलस भारत की सबसे बड़ी साइकिल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बन गए थे। लेकिन जब 1967 में जानकीदास कपूर की मृत्यु हुई तो उनके बेटों में अनबन हो गई, लेकिन फिर भी तीनों बेटों ने मिलकर साइकिल की इस कंपनी को आगे बढ़ाया। लेकिन 2000 के दशक में प्रॉपर्टी को लेकर तीनों भाइयों और उनके बेटों के बीच विवाद होना शुरू हो गया। इसके बाद एटलस साइकिल कंपनी 3 डिवीजन में बंट गई और इसी विवाद से कंपनी की बर्बादी शुरू हो गई। इसके अलावा वक्त गुजरने के साथ ही नए नए साइकिल के ब्रांड्स मार्केट में आते गए और इसके साथ आम आदमी की पहली पसंद साइकिल नहीं मोटरसाइकिल बन गए। इन सबसे एटलस कंपनी को घाटा होता चला गया। एक रिपोर्ट के मुताबिक जून 2019 में कंपनी पर 125 करोड़ का कर्ज था, जिसके बाद देखते ही देखते कंपनी की फैक्ट्रियां एक एक करके बंद होती चली गईं। फिर आया साल 2020, जब 3 जून को इंटरनेशनल साइकिल डे पे ही एटलस कंपनी ने गाजियाबाद में अपने आखिरी फैक्ट्री को भी बंद कर दिया और इस तरह साइकिल जगत की सरताज कही जाने वाली एटलस कंपनी का सितारा टूट के बिखर गया। दोस्तों, अब हम आपको ऐसी ही एक और कंपनी के बारे में बताने जा रहे हैं जो जमीन पर शराब और आसमान में हवाई जहाज उड़ाया करते थे। अगर नहीं समझे दोस्तों तो बता दें कि हम बात कर रहे हैं किंगफिशर की, जिसकी बियर नहीं तो सोडा तो आपने कभी न कभी जरूर पिया होगा। इस कंपनी के मालिक विजय माल्या की एक समय में ऐसी तूती बोलते थे कि बॉलीवुड हो या स्पोर्ट्स हो या फिर पॉलिटिक्स, हर जगह उनकी चलते थे। इनके कैलेंडर्स करोड़ों में बिका करते थे और इनकी पार्टीज में आने वाला खाना भी राजघराने जैसा होता था। ये जिस भी देश की सुंदरी पर हाथ रख देते थे वो इनके साथ रात बिताने के लिए पागल हो जाते थे। दोस्तों, विजय माल्या को उनका ये कारोबार उनके पिता विट्ठल माल्या से विरासत में मिला था, लेकिन विजय माल्या को इससे कहीं ज्यादा भूख थे, जिसके चलते साल 2005 में विजय माल्या ने किंगफिशर एयरलाइंस को एक बड़ा ब्रांड बनाने का सपना देखा और इसी ख्वाब को पूरा करने के लिए साल 2007 में माल्या ने पहली एविएशन एयरलाइंस कंपनी एयर डेक्कन को $30 करोड़ यानी कि करीब 2300 करोड़ रुपए में टेक ओवर कर लिया। एयर डेक्कन को टेक ओवर करने के बाद शुरुआती दौर में विजय माल्या को काफी फायदा हुआ और इसी के साथ 2011 में किंगफिशर देश की दूसरी सबसे बड़ी एविएशन कंपनी बन गई। लेकिन फिर बढ़ते फ्यूल कॉस्ट ने हवाई सफर की लागत बढ़ा दी और इस तरह कंपनी को बड़ा घाटा होने लगा। माल्या के लिए एयर डेक्कन खरीदने का सौदा सबसे बड़ी गलती बना और 5 सालों के अंदर ही किंगफिशर एयरलाइंस बंद होने के साथ माल्या को कंगाल करती चली गई। कर्ज में ऊपर से नीचे तक डूबे माल्या को आखिर में देश छोड़ के भागना पड़ा, जिसके बाद उसकी किंगफिशर एयरलाइंस बंद हो गई। लेकिन आज भी माल्या के न तो ठाठ कम हुए हैं और न ही उसकी अयाशी भरी जिंदगी में कोई कमी आई है। दोस्तों, अब बात करते हैं अंबानी घराने के बैंकरप्ट ब्रांड रिलायंस कम्युनिकेशंस के। दोस्तों, धीरू भाई अंबानी का सपना था कि मोबाइल की कॉल दरें पोस्टपेड से भी सस्ती होनी चाहिए और धीरू भाई के इसी सपने को साकार करने के लिए 2003 में शुरू की गई रिलायंस इन्फोकॉम। अब कंपनी अंबानी ग्रुप की थी तो राइवल कंपनीज जैसे एयरटेल के पांव उखाड़ना तो लाजमी ही था। लेकिन तब अंबानी बंधु यानी कि मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी में कारोबारी बंटवारे को लेकर जंग छिड़ गई और इसका रिजल्ट ये रहा कि 2006 में दोनों ने कारोबार अलग अलग कर लिया। बंटवारे के बाद रिलायंस इन्फोकॉम अनिल अंबानी के हिस्से में आई और इन्होंने कमान संभालने के साथ ही इसका नाम बदलकर रिलायंस कम्युनिकेशंस रख दिया। हालांकि मुकेश अंबानी से अलग होने के बाद अनिल अंबानी कुछ अलग नहीं कर पाए, यहाँ तक कि उन्होंने कई गलत फैसले लिए
जिस वजह से कंपनी पर लगभग 45,000 करोड़ का कर्ज चढ़ गया और रही सही कसर बड़े भाई की कंपनी रिलायंस जियो ने पूरी कर दी, जिसके आते ही इंडियन टेलीकॉम मार्केट पे पूरी तरह से रिलायंस जियो का एक तरफा कब्जा हो गया। लेकिन अनिल अंबानी ने हार नहीं मानी और इन सब के बावजूद कंपनी को घाटे से उठाने के लिए उन्होंने साल 2015 में एमटीएस और एयरसेल जैसे बड़े नामों के साथ हाथ मिला लिया। दोस्तों, लगभग सब कुछ तय हो चुका था। एमटीएस और एयरसेल से हाथ मिलाने के बाद रिलायंस कम्युनिकेशंस देश की चौथे नंबर की कंपनी बन जाते। लेकिन अक्टूबर 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने अनिल अंबानी और एमटीएस और एयरसेल की जुगलबंदी को नामंजूर कर दिया और इसके साथ ही रिलायंस कम्युनिकेशंस की किस्मत का आखिरी पन्ना भी फट गया और अगले ही महीने कंपनी को बंद करने की घोषणा कर दी गई। 2006 में जिस रिलायंस कम्युनिकेशंस की मार्केट वैल्यू करीब 65,000 करोड़ थे, वही कंपनी 2017 में दिवालिया होने के कगार पे आ गई, जिसके बाद अनिल अंबानी के बड़े भाई यानी कि मुकेश अंबानी ने रिलायंस कम्युनिकेशंस को अपनी कंपनी जियो में वर्चुअली मर्ज कर लिया। दोस्तों, अब हम आपको एक ऐसी कंपनी के खत्म होने की दास्तान बताते हैं जो कुछ सालों पहले तक काफी अच्छी खासी चलते थे और उसके ब्रांड एम्बेसडर थे आमिर खान। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं स्नैपडील के, जो कुछ सालों पहले इंडिया की सबसे बड़ी ऑनलाइन शॉपिंग कंपनीज में से एक हुआ करते थे। खैर, ये सब तो अब गुजरे जमाने की बातें हैं, क्योंकि कभी आसमान की ऊंचाइयों को छूने वाले इस कंपनी के सितारे अब गर्दिश में हैं। दरअसल दोस्तों, हुआ यूं कि अमेजॉन और फ्लिपकार्ट के आने के बाद ये धीरे धीरे स्नैपडील का मार्केट शेयर खाने लगे थे और साथ ही आमिर खान ने एक बार एक शो में ये कह दिया था कि उनकी पत्नी देश में हो रही इंटॉलरेंस से डरी हुई है और वो ये सोचती है कि बच्चों के खातिर ये देश छोड़ दिया जाए। दोस्तों, फिर क्या था, आमिर खान के इस बयान के बाद सोशल मीडिया पे लोगों ने उन्हें ट्रोल करना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि ये भी कहा गया कि स्नैपडील कंपनी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बदल लेना चाहिए। हालांकि कंपनी ने माहौल को भांपते हुए फरवरी 2016 में आमिर खान के साथ कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया, लेकिन तब तक कंपनी को भारी नुकसान होना शुरू हो चुका था। कंपनी के बुरे दौर का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जिस कंपनी का मार्केट शेयर कभी 41,000 करोड़ रुपए का था, वो अप्रैल 2017 तक आते आते महज 6,500 करोड़ रुपए ही रह गया था। इस बीच स्नैपडील के शेयर बेचने की कोशिशें भी की गई, साथ ही स्नैपडील 2.0 को भी मार्केट में लाया गया, लेकिन इसका भी कोई असर लोगों पे नहीं पड़ा। एज अ रिजल्ट स्नैपडील लगातार घाटे में जाते रहे, ऐसा घाटा जिससे कंपनी अब तक उबर नहीं पाई है। कुल मिलाकर पैसे की किल्लत से जूझ रही स्नैपडील की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं और वहीं दूसरी तरफ अमेजॉन, फ्लिपकार्ट और मीशो जैसी कंपनीज बाजार पे अपनी पकड़ मजबूत कर रही हैं। ऐसे माहौल में स्नैपडील की राह और भी मुश्किल दिखाई देती है। दोस्तों, अब हम आपको एक ऐसी मोबाइल कंपनी के बारे में बताते हैं जिसको भारत के लोगों ने ही उठाया और फिर बाद में भारतीयों ने ही इसका दिवाला निकाल दिया। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं माइक्रोमैक्स की। माइक्रोमैक्स वो इंडियन कंपनी थी जिसने साल 2008 में टेलीकॉम वर्ल्ड में कदम रखा और सिर्फ 6 सालों के अंदर हम इंडियंस के दिलों में इसने ऐसी जगह बनाई कि देखते ही देखते माइक्रोमैक्स ने सैमसंग जैसी नामचीन कंपनी को भी पीछे छोड़ दिया। लेकिन दोस्तों, जिस माइक्रोमैक्स का मार्केट शेयर कभी इंडिया के टेलीकॉम वर्ल्ड में 32% तक पहुंच गया था, आज उसी कंपनी के फोन अगर आप मार्केट में लेने जाएंगे तो शायद ही आपको देखने को मिले। दोस्तों, माइक्रोमैक्स के डाउनफॉल का सबसे बड़ा कारण मार्केट में जियो का आना था और इसके डाउनफॉल का दूसरा सबसे बड़ा कारण था इसका बिजनेस मेन्यू। दरअसल पहले माइक्रोमैक्स अपने फोन्स चीन में ही बनवाते थे, जिससे कंपनी को काफी फायदा हो रहा था, क्योंकि चीन में ये फोन्स काफी कम रेट में बनते थे, जिससे इसके फोन काफी सस्ते थे। इसी वजह से देश का गरीब से गरीब इंसान माइक्रोमैक्स के फोन्स को खरीदने लगा। देखते ही देखते ये ब्रांड लोगों की फर्स्ट चॉइस बन गया। लेकिन माइक्रोमैक्स के मार्केट मॉडल्स में कुछ भी अलग नहीं था सिवाय सस्ता होने के। ऐसे में लॉयल कस्टमर का न होना माइक्रोमैक्स की बर्बादी का कारण बना। उधर जियो के आने से पहले माइक्रोमैक्स का सालाना रेवेन्यू 10,000 करोड़ का था, जो अगले साल लगभग 5,000 करोड़ ही रह गया और फिर इसके बाद माइक्रोमैक्स ऐसे धड़ाम से गिरा कि कभी दोबारा उठ ही नहीं पाया। हालांकि इस ब्रांड ने कई बार कोशिश की, लेकिन वो अपने कस्टमर्स को वापस नहीं खींच पाया। अब दोस्तों, आप में से किस किस ने माइक्रोमैक्स के फोन को चलाया है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी जरूर ऑन कर लें। धन्यवाद।